तो अगला टॉपिक है अपना निषेचन। निषेचन का मतलब क्या है? जब अंडाणु निकलता है और शुक्राणु उस अंडाणु के अंदर एंट्री करता है, उसमें प्रवेश करता है, इसे हम कहते हैं निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो असल में होता क्या है, सबसे पहले जो वेजाइना होती है, योनि, यानी कि उसके अंदर यहां पे क्या होगा, शुक्राणुओं का स्खलन। यहां पे जब शुक्राणु एंट्री करते हैं, यहां से वो करेंगे यात्रा। शुक्राणु यहां से यात्रा करते हुए बच्चादानी के अंदर एंट्री करेंगे, गर्भाशय से होते हुए जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में जहां पे उन्हें अंडा मिलेगा, यहां पर एम्पुला में, यहां पर अंडा रहता है। यहां पर यदि अंडा हुआ तो वो अंडे के अंदर क्या कर जाएंगे, एंट्री कर जाएंगे। जब अंडे के अंदर शुक्राणु एंट्री करते हैं तब होता है निषेचन। तो क्या है प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया। शुरुआत कहां से होती है निषेचन की? शुक्राणुओं की यात्रा से, जहां से वो चलना शुरू करते हैं। तो वीर्य सेचन मतलब वीर्य आने के बाद बच्चादानी के अंदर। तो वीर्य सेचन, ध्यान रहे मित्रों, वीर्य सेचन का मतलब है स्त्री के जनन अंगों में वीर्य का आना, पुरुष के अंगों से निकलकर, इसको कहते हैं वीर्य सेचन। तो वीर्य सेचन के बाद गतिशील शुक्राणु होते हैं, वो गतिशील शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचते हैं। ये बताइए मैंने आपको, क्या है ये? गर्भाशय की ग्रीवा है। गर्भाशय ग्रीवा तक होते हुए गर्भाशय में एंट्री करते हैं, वहां तक तैरते रहते हैं और अंडवाहिनी के तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंचते हैं। वैसे मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन फिर भी इस नली को हम कहते हैं अंडवाहिनी। इसका जो ये गोल गोल हिस्सा होता है यहाँ पे मुड़ा हुआ फूला हुआ, इसको हम कहते हैं तुम्बिका, यानी कि एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला कह दो या इसको कह दो तुम्बिका। क्या कहेंगे? तुम्बिका। एम्बुला तुम्बिका इसे हम कहते हैं। इस एरिया में एंट्री करते हैं, ठीक है। अंडाशय द्वारा इस क्षेत्र तक पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद क्या होगा? अंडाशय द्वारा स्त्रावित अंडाणु भी तुम्बिका तक पहुंच जाता है। अंडाणु भी यहां पे आ जाएगा। अंडाशय से जो अंडा निकलता है वो भी यहां पे तुम्बिका में आ जाता है। अगला, निषेचन तभी होता है जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक साथ तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचते हैं। मित्रगणों, बात यह है, यदि शुक्राणु में आने में देर कर दी और अंडा यहां कहीं आ गया तो फिर यहां पर निषेचन नहीं हो पाता है। या शुक्राणु यहां आ गया लेकिन अंडा यहीं पे अभी भी अंडाशय के अंदर, तो भी निषेचन नहीं हो पाएगा। निषेचन तभी हो पाएगा जब अंडा कहां होना चाहिए? यहां पर तुम्बिका क्षेत्र में। यदि यहीं कहीं भी हुआ वो इस संकरे रास्ते में, तो यहां पर भी मित्रों निषेचन नहीं हो पाता, क्योंकि उतनी जगह ही नहीं होती है। यहां थोड़ा क्षेत्र बड़ा होता है, यहां निषेचन हो पाता है। यही बात टेक्स्ट में लिखी है कि निषेचन तभी होता है जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों कहां पे मिले? एक साथ तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी? निषेचन की परिभाषा तो वैसे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि अंडवाहिनी के जो तुम्बिका क्षेत्र है, कैसे? देखो पहले लैंग्वेज में सिंपल लिख सकते हो, कैसे? निषेचन की परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो अंडवाहिनी के तुम्बिका क्षेत्र में अंडाणु और शुक्राणुओं का युग्मन होना, संलयन होना, फ्यूजन होना, या उनका जुड़ना आपस में, या ऐसे कह दो कि शुक्राणु का अंडाणु के अंदर प्रवेश करना ही निषेचन कहलाता है। और थोड़ी ढंग की भाषा में लिख दो, पल्ले पड़ जाए तो क्या कहेंगे? निषेचन नर और मादा युग्मकों, नर युग्मक कौन से रहेंगे? शुक्राणु, और मादा युग्मक कौन से होंगे? अंडाणु। ये लैंग्वेज लिखो, शुक्राणु लिखो, अंडाणु लिखो, या नर और मादा युग्मक दोनों लिख दो, या दोनों में से एक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो परिभाषा क्या होगी? निषेचन की परिभाषा क्या है? नर और मादा युग्मक के संलयन, संलयन मतलब उनका जुड़ना, क्रॉस होना, उनके संलयन से द्विगुणित युग्मनज। द्विगुणित मित्रगणों क्यों?
क्योंकि शुक्राणु भी अगुणित होता है और अंडाणु भी अगुणित होता है, मतलब दोनों में 23 गुणसूत्र होते हैं। इनके मिलने से ये हो जाएंगे 46। कितने हो जाएंगे? 46। तो ये n और n मिलकर हो जाएगा 2n। इसे हम कहते हैं दो गुणित या द्विगुणित। तो इनके दोनों के संलयन से एक द्विगुणित युग्मनज बनेगा। उसके निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो निषेचन क्या है? निषेचन नर और मादा युग्मकों के संलयन से जो द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया है वही निषेचन होती है। कहां पे होता है? किस स्थान पे? तो इसका स्थान है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी का ऊपरी भाग जिसे हम कहते हैं तुम्बिका क्षेत्र। किस समय होता है ये? निषेचन किस टाइम पे होता है? तो मैंने कल आपको पूरा साइकिल पढ़ाया था 28 दिन का। उसमें हमने पढ़ा था अंडा निकलने के जो 12 से 14, मतलब जब अंडा निकलता है और उसके 12 से 24 घंटे के भीतर ये होता है। अंडा से निकला। अंड उत्सर्ग का मतलब अंडे का निकलना है। क्या मतलब है मित्रों इसका? अंडे का निकलना। कहां से निकलेगा अंडा? अंडा निकलता है अंडाशय से। अंडाशय से जो अंडा निकलता है उसे हम कहते हैं अंड उत्सर्ग। तो निषेचन कब होता है? ये परिभाषा हो गई। कहां पे होता है? इस जगह पे होता है। किस समय होता है? तो अंडाशय से जब अंडा निकलता है उसके 12 से 24 घंटे के भीतर ये होता है। अंडा निकलने से 24 घंटे से ज्यादा समय हो जाए तो फिर अंडा नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। फिर भले शुक्राणु आके उसके आसपास घूमता रहे और घन चक्कर नाचता रहे, कुछ होने जाने वाला नहीं होता है। फिर अगले महीने का इंतजार करना पड़ता है। तो किस समय होता है निषेचन? अंडा निकलने के 12 से 24 घंटा के भीतर। ये रहा अपना चित्र। ये अंडा है, शुक्राणु इसके अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई एक ही शुक्राणु इसमें प्रवेश कर पाता है। उसके बाद इसके गेट परमानेंट रूप से बंद हो जाए। जैसे कि अंदर कोई बैठा है, बाहर 2-4 लाइन में खड़े हैं, एक ने एंट्री की, अंदर से लोग बंद कि चलो अब मिलते हैं बाद में। वो वाला सीन होता है कि यदि अंडाणु में एक भी शुक्राणु एंट्री कर गया, उसके बाद दूसरा शुक्राणु एंट्री नहीं, इसने एंट्री कर ली, अब इनकी एंट्री क्या हो जाएगी? बेन। इनको बोला जाएगा हटो रे सालो दूर, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगला निषेचन की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया पूरी होती कैसे? क्या क्या प्रोसेस इसमें होती? जब पहले अभी क्या पढ़ा हमने? शुक्राणु की यात्रा। क्या पढ़ा? शुक्राणु का मादा के अंगों में, स्त्री के जनन अंगों में आना और अंडाशय तक, अंडाणु तक पहुंचना, ये हो गई उसकी यात्रा। अब हम पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस होती कैसे। शुक्राणु पहुंच तो गया भाई वहां पे। शुक्राणु पहुंचने के बाद वो क्या क्या कोशिश करेगा? ये शुक्राणु यहां तक पहुंच भी गया, अंडा तक। अब वो यहां पे करेगा क्या? क्या क्या घटनाक्रम यहां पे होगा वो हम देखेंगे। तो देखो क्या करता है यहां पे, ये प्रक्रिया कैसे होती है। तो शुक्राणु अंडाणु की जोना पेलुसिडा परत के संपर्क में आते हैं। इसकी जो सबसे बाहरी परत है ये इसके संपर्क में आएंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे? तो मित्रों सबसे पहले जब ये एंट्री करता है तो इसको कौन सी परत मिलेगी? बाहर वाली परत, जिसे हम कहते हैं कोरोना। ऐसी झालरदार कोई भी रचना होती है ना, उस परत को, उस रचना को कहते हैं कोरोना। जैसे कि सूरज की जो बाहरी लेयर है वो ऐसी झालरदार दिखाई देती है, उस परत को हम कोरोना कह देते हैं। जो कोरोना वायरस आया था उसकी संरचना भी आपने देखी हो तो ऐसी झालरदार थी, बाहर उसमें से झालर थी, तो उसको हमने कोरोना नाम दिया। सेम टू सेम अंडाणु की जो बाहरी परत है, अभी हमने चित्र में क्या देखा, देखो ये भी ऐसी झालरदार होती है। ऐसी झालरदार होने के कारण इस बाहरी परत को हम कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना कह सकते हैं। अरे ये किरीट कह दो। किरीट किरीट हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है मुकुट। मुकुट में से झालर होती है, आपने देखा होगा राजा महाराजाओं का मुकुट होता था, उसमें से झालर होती थी ऊपर, तो उसको किरीट कह दो, मुकुट कह दो, ये अंग्रेजी में हम कहते हैं कोरोना। तो कोरोना जैसी जो परत होती है इसमें एंट्री कर जाता है। इसके बाद है ना, तो ये तो नॉर्मल बात होती है, इसमें बाहर चला जाता आसानी से। सबसे इसका जो मुख्य पॉइंट है जहां पे प्रक्रिया शुरू होती है वो है इसकी बीच वाली परत। ये सेंटर में जो होती है ना, ये वाली, इस परत को कहते हैं हम जोना पेलुडुसा। ये होती है मध्य परत। तो सबसे पहले जो शुक्राणु होता है
वो अंडाणु की इस जोना पेलुडोसा परत के संपर्क में आता है। पहले बाहर वाले का आता है, लेकिन बाहर से तो सिर्फ संपर्क होता, टच होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आके घूम फिर के निकल जाते हैं, कोई काम दाम हो या मत हो। असली काम किसका है? इस बीच वाली का। जब इसके संपर्क में आता है तो ये पहचान करती है। पहचान करने के बाद इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु का निषेचन करे। यदि ये परत ना होती तो निषेचन की प्रक्रिया अंड बंड सेंड हो सकती थी। जब एक शुक्राणु इसमें से एंट्री करता है, किसमें से? जोना पेलुडोसा से, तो वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद ये जोना पेलुडोसा सारे द्वार बंद कर देती है, लॉक कर देती है। एक शुक्राणु के अंदर जाने के बाद दोबारा किसी दूसरे शुक्राणु को अंदर नहीं जाने देती है। तो क्या करती है? यह परत जो है यह सुनिश्चित करती है कि केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु का निषेचन करे, मतलब एक ही सिर्फ एंटर कर पाए अंदर, बाकी कोई नहीं जा पाए। अग्रपिंडक साव शुक्राणुओं को जोना पेलुडोसा और प्लाज्मा झिल्ली को भेदने में मदद करता है। जब हमने पढ़ा था शुक्राणु की संरचना, क्या पढ़ी थी? शुक्राणु की संरचना मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसमें आपको क्या बताया था? तो मित्रों, जब शुक्राणु की संरचना मैं आपको बता रहा था तो हमने क्या पढ़ा था? देखो, शुक्राणु की संरचना हमने पढ़ी थी कुछ इस टाइप से, सांप जैसी, लेकिन ये वाला भाग काफी पतला था उसका, और सामने एक भाग होता था उसमें से मोटा, ऐसे। तो ये जो मोटा भाग है, यहां पर एक टोपी, जैसा आपने तीर देखा कैसा होता है, ऐसे, और यहां पे वो नुकीला होता है। ये नुकीला क्या होता है? ताकि ये किसी को भेद सके, चीर फाड़ कर अंदर जा सके। तो ये इसका अगला जो भाग होता है, ये ऐसा तीर जैसा नुकीला होता है। तीर जैसा नुकीला भी होता है और काफी मजबूत भी होता है। तो यही भाग जो अंडाणु होता है, उसकी जो ये परत होती है, इनको फाड़ कर अंदर जाने में मदद करता है। जितनी भी परतें बीच में है, सबको चीर फाड़ कर अंदर एंट्री दिलाता है। तो क्या करता है? जो अग्रपिंडक साव है, अग्रपिंडक मतलब ये इसका आगे वाला भाग, ये क्या करता है? शुक्राणुओं को जो जोना पेलुडोसा है, ये बीच वाली परत जो कि काफी मजबूत होती है और मोटी होती है, इस परत को, और इसके अंदर होती है प्लाज्मा झिल्ली। क्या होती है? एक और परत होती है, काफी पतली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। इस प्लाज्मा झिल्ली को भेदने में, भेदना मतलब चीर फाड़ करना, उसमें मदद करता है। शुक्राणु अंडाणु की कोशिका द्रव्य में प्रवेश करते हैं। जब ये यहां से दरवाजा बना देता है, गेट बना देता है, तभी जाकर शुक्राणु अंडाणु का जो अंदर जीव द्रव्य है, जो प्लाज्मा इसमें भरा है, कोशिका द्रव्य इसमें है, उसमें प्रवेश करेगा। अगला, तो देखो कितनी चीजें पढ़ी हमने। निषेचन की प्रक्रिया में कौन कौन से बिंदु शामिल है? तो पहला हमने देखा शुक्राणु की यात्रा। शुक्राणु यात्रा करके वहां तक पहुंचते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? उसके बाद ये परिभाषा हो गई, स्थान हो गया, समय बता दिया आपको। उसके बाद वहां पहुंचने के बाद वो निषेचन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जोना पेलुडोसा में एंट्री करते हैं, इस झिल्ली में छेद करते हैं और अंदर कोशिका द्रव्य जो भरा होता है अंदर, उसमें प्रवेश करते हैं। अब आगे क्या होता है देखिए, क्या काम होगा सबसे पहले शुरू। तो मैंने आपको बताया था लास्ट की क्लास में कि एक बच्ची के जन्म के समय ही उसके पेट में अंडाशय बन जाता है। जन्म से पहले 3-5 महीने में उसी अंडाशय में अंडवाहिनी, मतलब प्राथमिक जो अंड कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है शुरू। कौन सा? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके कुछ समय बाद वह कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। द्वितीय कब होगा? जब वो 12 से 14 साल की हो जाए, 13 की हो जाए, इसके लगभग, यानी कि उसके जब पीरियड्स आने शुरू हो जाए, तब उन अंड कोशिकाओं में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है। अंडाणु के अंदर जब अंडा बनकर पीरियड्स के समय बाहर निकलता है, पीरियड्स के बाद, तब भी उसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है। अंडा परिपक्व नहीं, कहते उसे परिपक्व, लेकिन वो परिपक्व असल में वैज्ञानिक दृष्टि से होता नहीं है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन उसके अंदर अधूरे चरणों में रहता है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन अपूर्ण था, अभी तक क्या था? जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन वो हो तो गया था,
लेकिन आधा अधूरा हुआ था, वो पूर्ण नहीं हुआ था। तो जैसे ही अंडा फैलोपियन ट्यूब में तुम्बिका में जाता है और वहां पर शुक्राणु एंट्री करता है उसके अंदर, यदि शुक्राणु अंदर आ गया तो जो अर्धसूत्रीय विभाजन अधूरा पड़ा था वो अब क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है और जाइगोट का निर्माण करना शुरू कर देता है। तो शुक्राणु के प्रवेश से द्वितीयक अंडक, ये कौन सा अंडक होता है, द्वितीयक अंड कोशिका होती है ये। तो इस द्वितीयक अंड मतलब मित्रों, अंड कोशिका पहले प्राथमिक चरण में बनी तो उसे प्राथमिक अंड कोशिका कहते हैं। जब बच्ची को पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, वो मां बनने लायक हो जाती है, जब शुक्राणु उसमें एंट्री करता है उससे जस्ट पहले जो कोशिका बन के निकलती है वो होती है द्वितीयक अंड कोशिका, लेकिन वो होती है अपरिपक्व। तो शुक्राणु जब उस अंडाशय में प्रवेश करता है, या ऐसे कह दो अंडाशय को, इस अंडे को ही हम कहते हैं द्वितीयक अंड कोशिका। तो शुक्राणु के प्रवेश से इस द्वितीयक अंड कोशिका में इसका जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है वो पूर्ण हो जाता है इसके एंट्री करने के कारण। और फिर क्या होगा, द्वितीयक अर्धसूत्रीय विभाजन असमान होता है और इसमें द्वितीयक ध्रुवीय पिंड और अगुणित अंडाणु बनता है। क्या होता है मतलब असमान कैसे, इसमें दो तरह की चीजें बनती हैं। जब ये द्वितीयक दूसरा अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो इसमें एक तो बनता है द्वितीयक ध्रुवीय पिंड, कल मैंने आपको पढ़ाया था, एक होता है प्राथमिक ध्रुवीय पिंड जो कि नष्ट हो जाता है और प्राथमिक अंड कोशिका बन जाती है। इसके बाद द्वितीयक अंड कोशिका बनती है यहाँ पर आकर। अब इस द्वितीयक अंड कोशिका में जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो उसमें भी दो चीजें बनती हैं, एक तो परिपक्व अंडाणु बन जाता है जिसे हम अगुणित कह सकते हैं, एन इसके अंदर 23 गुणसूत्र होंगे, और एक इसमें बनता है द्वितीयक ध्रुवीय पिंड जो कि बनते ही कुछ समय बाद ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है। अब ये जो द्वितीय अंड कोशिका बनती है या द्वितीय अंडाणु बनता है, इसी के अंदर शुक्राणु एंट्री करता है। आगे तो ये इसका चित्र रहा, देखो युग्मनज का निर्माण कैसे होगा। शुक्राणु का सीन चित्र इस प्रकार का होता है, ये इसका अग्रभाग जो मैंने आपको बताया टोपी जैसा, ये शुक्राणु ये हो गया अंडाणु। अंडाणु इस प्रकार दिखता है हमें, इसके अंदर ये क्या होता है अगुणित, यानी कि 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 ये लेके आएगा अपने साथ और 23 शुक्राणु लेके आएगा, दोनों अगुणित होते हैं। इसके अंदर भी अगुणित केंद्रक होता है 23 गुणसूत्र के साथ, और इसका केंद्रक भी अगुणित होता है 23 गुणसूत्रों के साथ। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, इनके मिलने से द्विगुणित युग्मक। द्विगुणित क्यों बच्चों, 23 ये और 23 ये कितने हो गए, दोगुने हो गए। 23 में 2 का गुणा करो तो कितने हो जाएगा 46। इस कारण से हम द्विगुणित कहते हैं। ऐसे कहते हो कि सेट पूरा हो जाता है जो कि हर इंसान में होता है, गुणसूत्रों का सेट 46 जोड़ी होते हैं, मतलब 46 होते हैं 2 सेट में, तो ये दुगना पूरा हो जाता है। इनके दोनों के मिलने से बनता है द्विगुणित युग्मक। 23 ये 23 ये, तो ये हो जाता है द्विगुणित। ये अगुणित था, ये अगुणित था, तो दोनों के मिलने से ये हो गया द्विगुणित, यानी कि 2n। एक n इसका और एक n इसका, तो ये हो गया 2n। या ऐसे कहते हो कि इसमें कितने गुणसूत्र हो गए, मेल के 23, फीमेल के 23, और ये हो जाएंगे टोटल 46। ये जो कोशिका होगी ये कैसी होगी, द्विगुणित केंद्रक वाली होंगी, 46 गुणसूत्र होंगे। इसमें द्विगुणित युग्मक या युग्मनज भी हम कह सकते हैं। युग्मनज यानी कि जाइगोट इसे हम कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक निषेचन हो चुका है। निषेचन होने के बाद जब निषेचन होता है उस दौरान लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण का मतलब है बच्चों कि जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो लिंग निर्धारण का मतलब समझ में आया। लिंग यानी कि बोले तो लिंग का एक और मतलब है सेक्स, यानी कि वो स्त्री होगी, मेल होगा या फीमेल होगी, लड़की होगी या लड़का होगा। लिंग निर्धारण होना। निषेचन की प्रक्रिया के दौरान इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी, लड़की बनेगी या लड़का बनेगा। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र स्त्री में होंगे, 46 गुणसूत्र पुरुष में होंगे। लेकिन वो गुणसूत्र जब आ रहे हैं तो अर्धसूत्रीय विभाजन से आ रहे हैं, तो महिला से जो गुणसूत्र आएंगे वो आएंगे 23 गुणसूत्र और पुरुष से भी आएंगे 23 गुणसूत्र।
लेकिन ये गुणसूत्र की अलग अलग वेराइटी होती है, अलग अलग टाइप होता है। तो बेसिकली इसे हम दो टाइप में बांटते हैं, एक्स टाइप के गुणसूत्र और वाई टाइप के गुणसूत्र। तो जो महिला से, फीमेल से जो 23 गुणसूत्र आए वो सारे होते हैं एक से एक्स गुणसूत्र। एक्स टाइप के मतलब एक समान के गुणसूत्र होते हैं। और पुरुष से, मेल से जो गुणसूत्र आते हैं उसमें एक्स टाइप के भी होते हैं और वाई टाइप के भी होते हैं। दोनों टाइप के गुणसूत्र उसमें होते हैं। अब जब ये 23 गुणसूत्रों का सेट और ये 23 गुणसूत्रों का सेट आपस में अंडाणु और शुक्राणु के माध्यम से मिलेगा, इनका निषेचन होगा, तो इनका बनता है जोड़ा। क्या बनता है? जोड़ा। यदि निषेचन इसका एक्स और इसका भी एक्स, इन दोनों के एक्स और एक्स के बीच में निषेचन हुआ तो एक से इधर से आ गया, एक से इधर से आ गया, मतलब जो अगला भ्रूण बनेगा उसका गुणसूत्र भी एक से एक से होगा। यदि एक से एक से हुआ तो वो होगी लड़की। क्या होगी? लड़की होगी वो। ठीक है। यदि मान लो कि इसका एक्स आया और इसका आ गया वाई, कौन आ गया? इसका आ गया वाई और इसका आ गया एक्स, तो इसका एक्स आ गया और इसका आ गया वाई, तो जो बच्चा बनेगा उसका गुणसूत्र होगा एक्स वाई। एक्स वाई गुणसूत्र है, मतलब वो होगा लड़का। इस एक्स और वाई से निर्धारण होता है लिंग का, कि वो इस जो भ्रूण बन रहा है वो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा। ये देखो, अंडाणु जो होता है महिला का उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, पुरुष का जो शुक्राणु होता है उसमें एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। यदि एक्स गुणसूत्र का महिला के पुरुष के एक्स गुणसूत्र से क्रॉस हुआ तो लड़की होगी। या मान लो इसी गुणसूत्र का एक्स का, ये जो एक्स गुणसूत्र हैं, इसमें यहां पे चित्रकार थोड़ी सी गलत लग रही मुझे ना, एक सेकंड में देखता। हाँ, ये देखो, ये जो महिला का एक्स गुणसूत्र है, ये चित्र एक्चुअली गलत बन गया है, मैं इसको सही करता हूं, देखो गड़बड़ लग रही थोड़ी सी। हाँ तो मित्रों, आपको वैसे इसकी आवश्यकता ही नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे बताया ना, ये वही का वही चित्र बना रखा। मतलब यदि महिला का एक्स गुणसूत्र पुरुष के एक्स गुणसूत्र से बना तो उसकी दो, ये भी एक्स और ये भी एक्स, दोनों एक्स मिलने से बनेगी लड़की। खत्म बात। यदि महिला का मान लो गुणसूत्र है एक्स, है ना, उसको छोड़ो अभी, एक्स गुणसूत्र है महिला का, ये रहा एक्स लिख दिया, और पुरुष का वाई गुणसूत्र बना तो ये वाई हो गया, तो ये क्या हो गया? एक्स वाई हो गया, तो ये एक्स वाई से बनेगा लड़का। बस कॉन्सेप्ट खत्म। इनको है ना, इनका भी लोड मतलब इनकी आवश्यकता ही नहीं है ना। तो यदि एक्स और एक्स मिले तो लड़की बनेगी, यदि एक्स और वाई मिला तो लड़का बनेगा। भले इनमें से दोनों में से कौन सा भी किसी से मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया लिंग निर्धारण की विधि के लिंग निर्धारण होता कैसे। तो देखो हम क्या लिखेंगे इसे, है ना, शिशु का लिंग निर्धारण के समय ही ये गलत लिखा है ना, शिशु का लिंग निर्धारण, ये यहां पे लिखा है निर्धारण, शिशु का लिंग निर्धारण निषेचन, यहां पे एक लाइन छूट गई, निषेचन। ठीक, ये लिख लेना नोट्स में। तो शिशु का जो लिंग निर्धारण है वो निषेचन के समय ही निर्धारित हो जाता है। जब यहाँ पे निषेचन होता है उसी समय यह बात डिसाइड हो जाती है कि आने वाली संतान होगी वो बच्चा होगा या बच्ची होगी। वैज्ञानिक रूप से पिता के शुक्राणु शिशु का लिंग निर्धारण करते हैं। अब देखो, माता के तो दोनों जो शुक्राणु है, जो अंडाणु है, जो गुणसूत्र, वो क्या है? एक से एक से हैं, तो ये तो कुछ नहीं कर सकते लड़का लड़की के योगदान में। यदि पुरुष का एक्स शुक्राणु गया उधर तो लड़की बनेगी, और पुरुष का वाई गया तो लड़का बनेगा। यानी कि जो पिता का शुक्राणु है उसके जो गुणसूत्र हैं वही डिसाइड करते हैं लिंग निर्धारण कि लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, क्योंकि इधर तो डिसाइड करने की कैपेसिटी नेचर ने दी ही नहीं है कि भाई लड़का होगा लड़की होगी। अब सबसे झमेले की बात क्या है, कई साले चोमू नोमू रहते हैं, हमारे हजारों सालों की परंपरा से चले आ रहे। यदि किसी महिला को लड़की पे लड़की पे लड़की पे लड़की हो जा रही है तो साले भूतने क्यों क्या करते हैं, या तो उस महिला को छोड़ देते हैं, मारते पीटते हैं, उसको दोष देते हैं, दिन रात गालियां देते हैं, या फिर वो दूसरी पत्नी कर लेते हैं।
इन साले चुलबुजों को ये पहले भी पता नहीं था और आज भी कई नालायकों को ये पता नहीं है कि इसमें महिला का कोई रोल ही नहीं बेचारी का, कि लड़की ही लड़की पैदा हो रही है। लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, इसमें रोल होता है पुरुष का, कि उसका शुक्राणु का कौन सा क्रोमोसोम, कौन सा गुणसूत्र जा रहा है। अब होता क्या है असल मायने में, यदि शुक्राणु का एक्स क्रोमोसोम ज्यादा डोमिनेंट है, एक कहावत एक चीज देखिए, जैसे कि मान लो दो लड़के हैं, है ना, अब दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों को कोई काम दिया, दोनों को कोई खाने की चीज दे दी या कोई काम करने का दे दिया। यदि एक ताकतवर होगा और एक कमजोर होगा तो ताकतवर उस कमजोर को पीछे छोड़ देगा, उसको कहीं आने ही नहीं देगा। जहां जाना होगा तेरा भाई जाएगा, कहीं घूमने जाना है तो तेरा भाई जाएगा, कोई मस्ती करने जाना तेरा भाई जाएगा। यह सेम केस होता है यदि पुरुष का एक्स क्रोमोसोम ज्यादा डोमिनेंट है, ज्यादा पावरफुल है, तो वो कहता है कि संतान बनाने तो तेरा भाई जाएगा। तो वाई क्या है, वाई को पीछे छोड़ देता है, वाई को मारी लात, वाई रह गया पीछे। निषेचन करने कौन चला जाता है, इन एक्स से निषेचन करने चला जाता है ये वाला एक्स। जब ये एक्स इन एक्स से निषेचन करने जाएगा तो बताइए बच्चों क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि सारा गुड़ गोबर एक हो जाएगा और यही सारे झमेले की जड़ है। यदि ये एक से ज्यादा पावरफुल हुआ तो ये एक से जाके इस एक्स से क्रॉस करेगा, निषेचन करेगा, तो क्या होगा, लड़की होगी। अब ये इससे करे या भले इससे करे निषेचन, दोनों ही केस में लड़की ही होगी, क्योंकि ये भाई साहब है कमजोर, इनकी कोई सुन नहीं रहा है। ये कहता है कि भाई यार मेरे को भी घूमिया दे यार, मेरे को भी थोड़े मस्ती करा दे, तो इसके ऐसा नहीं हो पाता है। ये बोलता है कि चल भूतनी घट पीछे, आपो ने जब तक तेरा कोई रोल नहीं। मतलब यदि पुरुष का एक्स क्रोमोसोम ज्यादा डोमिनेंट हुआ, ज्यादा पावरफुल हुआ, तो वो भाई को पीछे छोड़ देता है, उसको दबा देता है और वो खुद निषेचन करता है। अब एक्स है, ये भी एक्स है, तो हर बार एक्स का निषेचन होगा तो लड़की 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 ही पैदा होगी। लेकिन यदि वाई क्रोमोसोम ज्यादा पावरफुल हुआ, कौन सा क्रोमोसोम, यदि वाई क्रोमोसोम ज्यादा पावरफुल हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सीन बदल जाएगा। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि समाज में इसकी आवश्यकता नहीं। क्या होता है, यदि वाई क्रोमोसोम ज्यादा डोमिनेंट ज्यादा पावरफुल हुआ तो ये इसको लात मारेगा और ये बोलेगा चल हट पीछे, तेरा भाई जाएगा मस्ती पे। ये यदि निषेचन करेगा, वाई क्रोमोसोम ज्यादा पावरफुल हुआ तो ये डोमिनेट करेगा और इसको पीछे छोड़ देगा, इसको निषेचन नहीं करने देगा। जब ये क्रोमोसोम निषेचन नहीं कर पाएगा और ये करेगा तो क्या होगा, देखो ये वाई इस एक्स से करेगा तो भी एक्स वाई बनेगा, और इससे किया तो भी एक्स वाई बनेगा। दोनों में से किसी एक से निषेचन होगा एक के साथ, यहां भी एक्स वाई, यहां भी एक्स वाई, मतलब हर बार लड़का ही होगा। यदि किसी पुरुष में के शुक्राणुओं में क्रोमोसोम में ऐसा इनबैलेंस होता है, ये तभी होता है कि या तो उसको लड़के ही लड़के होंगे या उसको लड़कियां ही लड़कियां होगी। इसमें बेचारी महिला का कोई दोष नहीं होता है। और ऐसा बहुत रेयर, मतलब रेयर क्या, ज्यादा रेयर तो नहीं कह सकते, हर गांव में दो चार पांच केस ऐसे मिल जाएंगे कि या तो लड़की ही लड़की हो जा रही है। अब लड़की लड़की क्यों, लड़के लड़की के सीन क्यों नहीं दिखते कि एक लड़का दो लड़का पांच लड़का, पहले के जमाने में होते थे कई पीढ़ियों में, मतलब 5-5 10-10 लड़के हो जाते थे, कि वो 4 भाई थे, वो 5 भाई थे, उनकी एक आध बहन थी, किसी की थी नहीं। और कई लोगों को कई पीढ़ियों में लड़की होती तो बड़ी खुशी मनाते कि भाई साहब हमारी इतनी पीढ़ी बाद, इतने भाइयों के बीच में, इतने भाइयों के बाद में एक बहन पैदा हुई है। मतलब हुआ क्या, 2 लड़के 3 लड़के पैदा हुए, आवश्यकता खत्म हो गई, काम पूरा हो गया। आज भी ये होता है, एक लड़का हुआ काम खत्म, रुक जाते लोग, 2 हुए तो फाइनल टिकट कट जाता है, कनेक्शन काट दिया जाता है कि अब आगे कोई कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि लड़के की इतनी आवश्यकता लोगों को नहीं महसूस होती है। लेकिन लड़के के बिना लोगों की सांस रुकने लगती है। लेकिन लड़का हो नहीं पाता है, क्यों, इस एक्स क्रोमोसोम के डोमिनेंट के कारण। अन्यथा यदि लोग लड़की के पीछे पड़ जाए तो कई लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि 2 4 5 6 7 लड़के हो जाए लेकिन लड़की ना हो। तो ये इस सीन में जाकर ये सिनेरियो बनता है। तो वैज्ञानिक रूप से पिता के शुक्राणु ही लिंग का निर्धारण करते हैं, ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं। अब जब देखो यहां पे क्या हुआ, भ्रूण बन गया, जाइगोट बन गया, एक से बनाया तो लड़का बना या लड़की बनी। जब वो जाइगोट बन जाता है, भ्रूण एम्ब्रियो बन जाता है ना, एम्ब्रियो
जाइगोट और भ्रूण अलग अलग चीजें हैं, है ना, ठीक है। तो जाइगोट बनने के बाद मतलब युग्मनज बनने के बाद, तो मैं कभी कभी ध्यान रहे युग्मज को ही भ्रूण कह देता हूं और युग्मनज को ही जाइगोट कह देता हूं। चीजें मिक्स हो जाए लेकिन आप समझा करो, है ना, छोटी चीजें, कोई ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है। जो युग्मनज होता है, युग्म बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, वो अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से जो जाइगोट बनता है, जो युग्मनज बनता है। आपने एक चीज देखी होगी, है ना, मैं आपको सीन में दिखाता हूं, देखो। तो मित्रगणों देखिए, इसमें एक शब्द है अंतर है, एक्चुअली अंतर या अंतः कह दो, अंतः ही है। अंतः का मतलब है अंदर। क्या मतलब है मित्रों? अंतः का मतलब हो गया इसमें अंदर या अंदर की तरफ। रोपण का मतलब है स्थापित करना। क्या मतलब है? स्थापित करना। और कैसा स्थापित करना? परमानेंट, स्थायी रूप से, उसी को हम कहते हैं स्थापित करना। देखो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। आपने सीन देखा होगा, जो कई सारी पौधे बनाने वाली क्यारियां होती हैं, वहां पे क्या किया जाता है, छोटे छोटे बीज डालकर, ऐसी छोटी छोटी थैलियों में मिट्टी लेते हैं, उसके अंदर बीज डाल देते हैं। बीज डालने के कारण मिट्टी के संपर्क में आने के कारण एक छोटा सा पौधा बनता है। लेकिन सोचो क्या, छोटी सी थैली में जहां पे हजारों पौधे रखे हुए छोटे छोटे छोटे, एक बड़ा पेड़ बन सकता है क्या? वो ढंग से विकसित होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको ना तो ज्यादा खाना पानी मिलेगा उस छोटी सी थैली में, ना उसकी जड़ बाहर जा पाएंगी। पौधे को विकास करने के लिए एक खुला एरिया चाहिए, जहां तक दूर दूर तक कोई नहीं हो, वो सिर्फ अकेला हो, सांस, हवा, पानी, पोषण लेने के लिए। छोटे छोटे पौधों को पहले कहीं और तैयार किया जाता है और फिर एक खुले मैदान में ले जाकर उनको क्या किया जाता है, उनका रोपण किया जाता है, उनको स्थापित किया जाता है। रोपण का मतलब बनाया कहीं और, बना कहीं और बड़ा होने के लिए, फलने फूलने के लिए कहीं और ले जाके परमानेंट रूप से गड्ढा खोद के उसको स्थापित करते हैं। उससे कुछ दूरी पर दूसरा पौधा लगा दिया गड्ढा खोद के, उससे तो रोपण का मतलब क्या हुआ, कहीं और चीजें बनी और उनको बनाकर कहीं परमानेंट रूप से स्टेब्लिश कर देना कि यहां अब तुमको बड़ा होना है। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया गया कि अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है, उस युग्मनज, वो युग्मनज बनेगा कहां? वो युग्मनज बनता है यहां पर। युग्मनज तुम्बिका क्षेत्र में बनता है, लेकिन ये तुम्बिका क्षेत्र में बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि यहां बहुत कम जगह होती है। पतली नली में क्या करेगा रह के, वो कितने दिन रह पाएगा? तो यहां से वो चलता है धीरे धीरे आके यहां पर गर्भाशय में आकर वो स्थापित हो जाता है और यहीं पर बच्चा 9 महीने तक फिर बड़ा होता है। तो यहां से तुम्बिका से चलकर बच्चे का यहां तक आना युग्मज का, और यहां आके परमानेंट चिपक जाना और फिर यहीं पे ग्रो होना, बड़ा होना, रोपण हो जाना। यहां पे आके क्या, उसका रोपण हो जाता है। यहां बीज बना, छोटा सा पौधा बन गया, अब वो यहां पर आके रोपित हो गया, स्टेब्लिश हो गया। इसी को हम कहते हैं अंतःरोपण। तो देखो क्या परिभाषा है, हम थोड़े से आगे आगे मुझे ऐसा लग रहा है ना। हाँ ठीक है। विदलन क्या प्रोसेस है इसकी, तो पहले हम इसकी परिभाषा समझने के लिए विदलन से शुरू करते हैं। एक और कुछ छूटा तो नहीं? हाँ नहीं छूटा। तो क्या होता है देखो, युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन होते हैं जिन्हें विदलन कहते हैं। जब युग्मनज यहां पे बना तो उसमें अब देखो, अब अर्धसूत्री विभाजन का कोई रोल नहीं है। अब युग्मनज को बड़ा होना है, जाइगोट को धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाना, तभी तो उसका बच्चा बनेगा। तो मैंने आपको बताया, किसी भी जीव को जब अपना आकार बढ़ाना हो तो उसके लिए उसको करना पड़ता है समसूत्री विभाजन। एक कोशिका थी, 1 से 2 हो जाती हैं, 2 की 4 हो जाती हैं, 4 की 6, 8, मतलब 4 से 8, 8 से 16, हर बार वो दुगना दुगना होता है। उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। यही इस युग्मनज में होता है। पहले इसकी 2 कोशिकाएं बनती, फिर 4 बनती, फिर 8 बनती और फिर 16 बन जाती हैं और वो यहां पर आकर स्टेब्लिश हो जाती है। जब ये बार बार समसूत्री विभाजन होता है, इसके अंदर ही अंदर टुकड़े होते रहते हैं, इनकी संख्या बढ़ती रहती है। मित्रों आकार नहीं बढ़ता है, यहाँ पे आकार सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि इस नली में यदि आकार बढ़ गया तो आगे नहीं जा पाएगा, वो फंस जाएगा नली में। आकार वही रहता है, लेकिन जो एक कोशिका थी अब उसकी 2 हो गई, 2 की 4 हो गई, 4 की 6, मतलब उसके टुकड़े, जैसे कि 1 कप चाय लाए, 1 खाली कप लिया, उसमें डाल दी आधी आधी, 2 खाली और लाए, 4 कप, 5 कप, और लास्ट में जाके पता लगता है 1 कप में इतनी सी चाय बची है। तो
तो कोशिका का आकार वही रहेगा, बस उसके टुकड़े होते रहते, जिनको हम कहते हैं विदलन। क्या कहते हैं? विदलन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना। क्या मतलब हो गया यहाँ पे इसका टुकड़े टुकड़े, अरे यार, टुकड़े टुकड़े हो जाना, जिनको हम विदलन कहते हैं। भ्रूण के गर्भाशय की ओर अंडवाहिनी से गुजरते समय ये विभाजन होता है। और ये विभाजन कब होता है? जब भ्रूण इस अंडवाहिनी से शिफ्ट होकर गर्भाशय की तरफ जाता है, तब ये विभाजन होते हैं। बहुत बढ़िया। अगला, इसका परिणाम क्या निकलता है? तो इसके परिणाम स्वरूप जो बनने वाली संतति होती है, संतति, कोशिकाओं को कोरक खंड कहते हैं। अब इस विदलन के कारण जो कोशिकाएं बनी, एक कोशिका थी, 2 हो गई, 4 हो गई, 8 हो गई, 16 हो गई, कई सारी कोशिकाएं होगी, तो एक से टुकड़े होकर जो बनते हैं उनको हम कहते हैं संतति। जैसे कि इंसान है, इंसान से उसकी औलाद बनती है तो वो उसकी संतान कहलाती है। मतलब बनी किससे है? वो अपने माँ बाप से, तो वो माँ बाप की संतान यानी कि उसकी संतति कहलाएगी। सेम टू सेम, जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनी, उससे चौथी बनी, पांचवी बनी, तो वो उस मुख्य कोशिका की संतति कोशिकाएं कहलाती हैं। और ये जो संतति कोशिकाओं का पूरा समूह होता है, इस पूरे समूह को हम कहते हैं कोरक खंड। क्या कहते हैं मित्रों? कोरक खंड, क्योंकि ये कोरक पुटी के अंदर होता है। कोरक पुटी भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि असल में क्या है। इसी को हम जो जायगोट यहाँ पे जाके जो बड़ा होगा ना, इसी को कहते हैं कोरक पुटी। जब इसमें आगे अलग अलग परिवर्तन होते हैं तो यही कोरक पुटी का रूप ले लेता है। तो इन संतति कोशिकाओं को हम कोरक खंड कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसे हम ब्लास्टोमेर। अगला, कोरक खंड की संख्या बढ़ती है लेकिन कुल आकार वही रहता है। ये जो छोटे छोटे कोरक खंड इसके अंदर बन जाते हैं टुकड़ों में, इनकी क्या होता है? इनकी संख्या बढ़ती जाती है, जिसे हम तूतक कहते हैं। मैंने आपको पिछले भी पढ़ाया था। तो जो कोरक खंड है, इनकी संख्या बढ़ती जाती है, जो कि तूतक कहलाता है। अंदर संख्या कई सारी होती है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन आकार सेम टू सेम रहता है। देखो ये रहा, एक थी तो उसकी 2 हो गई, 4 हो गई, 8 हो गई, 16 हो गई, ऐसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है। अगला देखते हैं हम, समय क्रम, कब कब क्या क्या होता है वो देखिए। तो इसमें उल्टा लिखा है बच्चों, इसको आपको ऐसे देखना है। पहले दिन क्या होगा? पहले दिन 2 कोशिकीय अवस्था होती है। जिस दिन निषेचन होगा उस दिन जो जाइगोट के अंदर 2 कोशिकाएं होती है, एक इधर और एक इधर, 2 कोशिकाएं होगी, तो 2 कोशिकीय अवस्था रहेगी। अगले दिन, सेकंड दिन क्या होगा? 2 कोशिका, मैंने आपको बताया ना, समसूत्री विभाजन की है विशेषता कि यदि एक है तो उसके समान 2 हो जाएंगे, 2 है तो विभाजन होकर उसी के समान 4 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे। समान संख्या में गुणसूत्र का विभाजन होता है। तो दूसरे दिन, पहले दिन 2 कोशिका थी, दूसरे दिन 4 कोशिका हो जाएगी, तीसरे दिन 8 कोशिका हो जाएगी, और चौथे दिन 16 कोशिका वाली अवस्था आ जाएगी। 16 कोशिका होगी उसके अंदर। 16 कोशिका जब होती है तो उस पिंड को हम कहते हैं तूतक। क्या कहते हैं? तूतक। और 5वें दिन मान लो, या 5 से 7 दिन के अंतराल पर बनता है कोरक पुटी का पूर्णतः निर्माण हो जाता है। यही आगे चलकर कोरक पुटी का रूप। असल में कुछ नहीं होता है, बीच में गैप हो जाती है, कोशिका अणु एक तरफ खिसक जाते हैं और एक बाहर एक परत बन जाती है, जिसको हम कोरक पुटी कहते हैं। ये होता है 5वें दिन है। आप तो ऐसे क्रम याद रखो, पहले दिन, चौथे दिन और 5वें दिन। 7 को भले भूल जाओ ताकि क्रम याद रहे आपको। यही रहा, देखो, पहले दिन 2 कोशिका, दूसरे दिन 4 कोशिका, तीसरे दिन 8 कोशिका, चौथे दिन 16 कोशिका, और 5वें 7वें दिन तूतक का निर्माण हो जाता है। और एक कैसा रहता है? सहतूत जैसा, छोटा सा सहतूत का है, लाल ब्लैक कलर का हो जाता है पकने के बाद। उसमें छोटे छोटे दाने कई सारे होते हैं। तो ऐसे ही इस कोरक पुटी के बाद जब ये तूतक बनता है, तो तूतक के बाद ये कोशिकाएं एक तरफ खिसक जाती है और बीच में इसमें स्पेस हो जाती है, खाली जगह हो जाती है। इसे हम कहते हैं कोरक पुटी। अगला, तूतक का निर्माण कैसे होता है, यही हमें बताना है। तो 3 से 4 दिन के बाद, है ना, 4 दिन के बाद होता है तूतक का निर्माण। देखो अभी क्या बताया था हमने, ये रहा चौथे दिन, 3 से 4 मतलब 3 से 4वें दिन होता है। 3-4 दिनों के बाद भ्रूण में 8 या 16 कोरक खंड होते हैं। नहीं सॉरी, ये कोरक खंड गलत लिखा गया है ना,
जिन्हें तूतक कहा जाता है, और यह शहतूत के समान दिखता है ना। मैं देखता हूँ उसमें गलती कौन है ना, एक सेकंड। तो मित्रों ये इसकी प्रक्रिया होती है ना। तो कोरक खंड कह दो या कोशिकाओं की संख्या कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही बात है लगभग। तो 3 से 4 दिनों के बाद भ्रूण में 8 से 16 कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम तूतक कहते हैं, और ये शहतूत के समान दिखाई देता है। फिर होता है कोरक पुटी का निर्माण। क्या होगा, 5 से 7 दिनों में जो तूतक होता है वो कोरक पुटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, है ना। कोरक पुटी कैसा रूप लेता है वो, जोना पेलोडूसा गायब हो जाती है, और इन 5-7 दिन में जो जोना पेलोडूसा है, जो कि मध्य वाली परत थी, वो क्या हो जाती है, जो बीच वाली परत थी वो क्या हो जाती है, ये थी बीच की परत, ये हो जाती है यहाँ से गायब, ये दिखती नहीं, और ये पूरी गैप बन जाती है स्पेस, बस एक परत रह जाती है बाहर वाली, और ये बीच वाली गायब हो जाती है। अगला पॉइंट अपना, कोरक पुटी की संरचना देखिए, ऐसी संरचना होती दिखाई दे रही कैमरे में, दे रही सही से, हाँ दिख रही है। तो कोरक पुटी बच्चों देखो दिखने में कैसी होती है, जैसे एक डिब्बा, देखो ऐसे, यहाँ इसकी कोर है, एक साइड उसमें अणु इकट्ठे हो गए यहाँ पे, और अंदर गैप है, उसमें खाली है पूरी वो, इसको आप एक सर्कल की तरह मत देखो, इसको एक खाली गिलास की तरह देखो, जिसके अंदर खाली जगह दिख रही है। ये जो है ना, ये इसका बहुत पीछे वाला हिस्सा है। इस प्रकार ये सीन होता है। तो बाहर इसमें कोरक पोष होते हैं, मतलब पोष कोरक कह दो या कोरक पोष, तो पोष वाले कोरक होते हैं। ये जो अंदर है, ये कोशिकाएं कहाँ इकट्ठी हो जाती है, यहाँ पे आके एक कोने में आके सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं। कोशिकाएं एक कोने में आके इकट्ठी हो गई यहाँ तक, ये यहाँ क्या बच गया, ये खाली जगह हो गई पूरी। ये तो हालांकि हमें परत दिख रही है, असल में खाली जगह, जैसे हम गिलास देखते हैं ना, मैं आपको सीन लाके दिखाता हूं। ये देखो, मान लो ये गिलास है ना, ये रहा। अब इसमें क्या होगा, इसकी जो ये वाली सतह है, ये वाली अंदर वाली, यहाँ पे जमा हो जाती है, क्या जमा हो जाती है, ये कोशिकाएं, ये वाला हिस्सा जिसे हम पोष कोरक कहते हैं, बाहर वाले के पास। बाहर वाला जो हिस्सा है मित्रों, ये इस लेयर को हम कहते हैं पोष कोरक। अंतर कोशिकाओं का समूह, ये कोशिकाएं इस समूह में आके पे एक साइड इकट्ठी हो जाती हैं, है ना। यहीं पे बच्चे का निर्माण होता है, असल में यही बच्चा यहाँ पे बन रहा होता है। और लेकिन जो साइड होती है इसकी, ये पूरी खाली जगह होती है, और इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये पीछे लास्ट में ये सीन होता है इसमें। अगला है ना, तो ये जो खाली जगह है इसको हम कहते हैं केविटी कह दो या ब्लास्टोसील कह दो। ये स्पेस होती है, खोखली जगह होती है इसके अंदर। तो देखो कोरक पुटी की संरचना को एक बार फिर हम ध्यान से देखते हैं, क्या क्या होता है इसमें। इसमें होता है पोष कोरक। पोष का मतलब इस अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो कोशिकाओं की बाहरी परत कौन सी, कोशिकाओं की जो बाहर वाली परत है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पोष कोरक कहते हैं, ट्रोफोप्लास्ट भी कहते हैं। यही बाहर वाली परत जो होती है, ये आगे चलकर किसका निर्माण करेगी, अपरा का निर्माण। बच्चों जब एक छोटा सा बेबी अपनी माँ के पेट में होता है, तो उसके बाहर एक थैली होती है, एक परत होती है पूरी। थैली के बाहर एक बड़ी परत होती है, मोटी गूदेदार। वही परत में वो सुरक्षित रहता है, उसमें दबा रहता है, जहां से उसको पोषण मिलता है। उसी परत को हम कहते हैं प्लेसेंटा कह दो या अपरा कह दो। तो ये जो बाहर वाली परत है, अब देखो बच्चा तो यहाँ पे बन रहा है, बच्चा कहाँ बनेगा, ये जो अंतर कोशिकाओं का समूह है, इन कोशिकाओं से बच्चा बनेगा। और ये जो बच्चे के बाहर जो डिब्बा है, ये डिब्बा अभी पोष कोरक कहला रहा है, और यही डिब्बा आगे चलकर अपरा यानी कि प्लेसेंटा का रूप ले लेता है। तो इसमें प्लेसेंटा कह देते हैं। बच्चा अंदर बन रहा है, इन कोशिकाओं में बनेगा बच्चा, बाहर अभी ये पोरक कोश है, यही आगे रूप के अपरा का रूप ले लेता है। ये अपरा का निर्माण करता है, एक ही बात है, असल में यही उसी रूप में चेंज हो जाता है, अलग से कुछ नहीं होता है। तो देखो ये हो गया अंतर कोशिका समूह, ये रहा अंतर कोशिका समूह, कोशिकाओं का अंतर समूह जो कि भ्रूण का निर्माण करेगा, यानी कि बच्चे का निर्माण करता है, जिसको हम कहते हैं अंतर कोशिका समूह। अगला क्या है, ब्लास्टोसील, जिससे केविटी खाली खोखली जगह होती है, ये द्रव से भरी होगी। द्रव से भरी जो खाली जगह होती है, इसे हम कहते हैं गुहा। गुहा मतलब खाली जगह, क्या मतलब हुआ, खाली जगह को हम गुहा कहते हैं। आगे चलते हैं, अब है अंतरोपण। तो मित्रगणों
जब कोरक पुटी बन जाती है तो फिर वो उसकी जो ये संरचना है पोष कोरक, ऐसे ये जाकर गर्भाशय में स्थापित होने में कैसा रोल अदा करती है ये हम देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अंतरोपण तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हमने क्या क्या पढ़ लिया, अंतरोपण, अपरा का निर्माण, है ना। तो बच्चों अभी काफ़ी चीज़ें बची हैं, तो अंतरोपण ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है मित्रगणों, तो यहां तक हमने पढ़ लिया है। अब अगले में हम शुरू करेंगे अंतरोपण। आज की क्लास का अपना टाइम हो गया है, हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो फिजिक्स बायो के साथ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पर बना रखी है, आपको चैनल दिखा देता हूं। तो मित्रों प्लेलिस्ट कैसे ढूंढनी है, यदि किसी को यूट्यूब थोड़ी कम चलाना आती, थोड़ा नया हो चैनल, जैसे ही यूट्यूब चैनल खोलेंगे आपको सर्च करना है। सर्च में क्या लिखेंगे आप, चैनल की स्पेलिंग लिखेंगे टीचोरा, क्या लिखेंगे, टीचोरा, स्पेस देके लिखना है KUL, टीचोरा कुल। जैसे ही टीचोरा कुल लिखा आपने, सर्च वाले बटन पे दबाओ तो चैनल सर्च हो जाएगा, ये आ गया टीचोरा कुल, लोगो पहचान सकते हो। इस पे आपको दबाना है व्यू चैनल पे, व्यू का मतलब होता है देखना, चैनल पे जाओ, चैनल को देखो। जैसे ही चैनल को ऊपर स्लाइड करोगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे कई सारे वीडियो, शॉर्ट वीडियो, पोस्ट। इनको आपका कोई काम नहीं शॉर्ट वीडियो देखने का, आपको देखनी प्लेलिस्ट। क्या देखनी है, प्लेलिस्ट। तो देखो सारी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। ये पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट है, कक्षा 12वीं की पूरी पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाई जाएगी साल भर, सभी विषय की। तो ये पॉलिटिकल साइंस की हो गई, ये इंग्लिश की प्लेलिस्ट होगी, इसमें सारे वीडियो होंगे नंबर से। ये हिस्ट्री की, ये हिंदी की, ये बायोलॉजी की, ये फिजिक्स की, ये केमिस्ट्री की, ये मैथ्स की। सारे वीडियो व्यवस्थित है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और हर पार्ट के नीचे होगा उसका वन शॉट। बाद में उसके टेस्ट भी होंगे और आपको नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएंगे। टीचोरा कुल नाम से जो कोचिंग का नाम है, स्पेस मत देना, डायरेक्ट टीचोरा कुल एक साथ लिख देना, तो टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा। तो यहां जाकर आप सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। खुद भी पढ़ाई करो बिल्कुल फ्री, अपने यार दोस्तों को भी बुलाओ और बने रहें। हम मिलते हैं अगली क्लास में।